अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की खैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई बना हुआ है, जिसका अब हुकूमत खुद एतराफ़ भी कर रही है। ऑपोजिशन खामोश है, लेकिन वो अब मैदान में आ रही है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी गर्मा गर्मी दिखाई दी। हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि महंगाई में इजाफा हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है और हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई गुज़श्ता 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। जनवरी में महंगाई की शरह 14.6% थी, जबकि गुज़श्ता साल जनवरी में शरह सिर्फ 5.6% थी। महंगाई 3 गुना तक बढ़ चुकी है। अहम बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ है। खाने की चीज़ों में महंगाई की शरह 24% तक पहुँच चुकी है इस दौर में, और देही इलाकों में ये शरह और भी ज़्यादा है। आटे और चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसकी वजह भी हुकूमती नाअहली बताई जा रही है। हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुल्क में गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक, मगर हुकूमत ने गंदम बरामद करने की इजाज़त दी, फिर बार बार की वार्निंग के बावजूद बरामद पर पाबंदी नहीं लगाई, और फिर जब गुज़श्ता साल जुलाई में गंदम की बरामद पर पाबंदी लगाई गई तो उसके बावजूद भी 48,000 टन गंदम बरामद हुई। मजमूई तौर पर 6 लाख टन गंदम बरामद की गई, और अब हुकूमत ने 43 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला किया, जब ये बहरान ने सर उठाया। खुद वफाकी वज़रा गंदम की बरामद और अब दरामद पर एतराज़ उठा चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि मार्च में जब दरामद शुदा गंदम आएगी तो मुल्क में गंदम की फसल तैयार होगी। अचानक गंदम की किल्लत पैदा हुई और आटे की कीमत में तेज़ी से इजाफा हो। इसी तरह जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जून 2013, जो आज से कई बरस पहले की तारीख है, इसमें चीनी की कीमत 54 रुपये किलो थी। फिर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगस्त 2018 में भी चीनी की कीमत 55 रुपये फी किलो थी, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी 2020 में बढ़कर 75 रुपये 83 पैसे हो गई है। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इससे फ़ायदा वो अफराद उठा रहे हैं जो खुद हुकूमत में हैं। बहरहाल हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सब्सिडी दे रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को आइंदा 5 माह के लिए हुकूमत की जानिब से 2 अरब रुपए माहाना सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। ये सब्सिडी जो है ये गंदम, चावल, चीनी, दालें और घी की कीमतों में कमी लाने के लिए दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर को ये हिदायत की गई है 20 किलो का जो थैला है वो 800 रुपये पर, चीनी 70 रुपये किलोग्राम, घी 175 रुपये फी किलोग्राम, चावल और दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपये कम कीमत पर फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। यूटिलिटी स्टोर कीमतों के तयन में आवाम के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे, जिससे ज़हीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की गर्दन तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी और आटे की कीमत में इजाफे से मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और मज़ीद सवाल उठाए। चीनी की इंक्वायरी के हवाले से और गंदम की इंक्वायरी के मुतालिक जो कमेटियां बनाई गई, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को नाकाफ़ी करार देते हुए मज़ीद सवालात के साथ 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो क्वेश्चनर साथ दे के रीसबमिट करने की हदायत जारी की हैं, ताकि सवालात के जवाब जो आवाम जानना चाहते हैं उनकी मुफस्सल रिपोर्ट सामने लाई जाए और फिर उसको दोबारा कैबिनेट में पेश किया जाए। हुकूमत ये समझती है कि सब्सिडी के जरिए महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, मगर जब तक महंगाई करने वाली माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ों में इजाफे का इम्कान है, उनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। आज एक तरफ काबीना इजलास जारी था तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली में हुकूमत को अपोजिशन की तनकीद का सामना था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि महंगाई की जो सूरत हाल है, इसमें कोई मुंतखब नुमाइंदा आवाम को जवाब नहीं दे सकता। हमने सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है मिस्टर जनाब स्पीकर, अपने अवाम को जवाब देने हैं। हमारे अवाम हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चे को खाना खिलाए या अपना बिजली का बिल और अपना गैस का बिल भर ले। It is beyond me, Majid. So I don't understand how a majority of members of this house face their constituents.
अवामी नुमाइंदे इस मुआशी कत्ल पे खामोश नहीं रह सकते। सिर्फ वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो किसी और तरीके से आए हैं, वो कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है, अवाम को कोई परेशानी नहीं है और मईशत तरक्की कर रही है, मईशत से सिमत पे जा रही है। जब इमरान खान साहब कहता था कि जब वजीर आजम करप्ट होता है तो महंगाई बढ़ती। जनाब स्पीकर, जब आपका हुकूमत ना अहल होता है, ना लायक होता है, सिलेक्टेड होता है, अवाम के नुमाइंदे नहीं होते हैं, तो फिर अवाम का दर्द का एहसास भी नहीं होता। IMF के सामने झुक जाते हैं, अपने गरीब अवाम के मुआशी हुकूक पे सौदाबाजी करते हैं, पाकिस्तान के मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदाबाजी करते हैं, तो फिर महंगाई बढ़ती है जैसे आज बढ़ रही है। जैसे आपके अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है कि तारीखी तौर पे महंगाई बढ़ रही है। वजीर आजम को हमें बताना चाहिए कि उसका कौन सा करप्शन की वजह से इतना इजाफा हुआ है महंगाई में। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अपने खिताब में कहना था कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया वो परेशान है, हुकूमत को खुद अपने आप से खतरा है। ये अपोजिशन ने कुछ नहीं बिगाड़ा जो है हुकूमत का। मैं ये सारी अपोजिशन की तरफ से कहता हूं, हमने कुछ नहीं 1.5 साल में बिगाड़ा। ये हुक्मरान खुद अपने दुश्मन हैं। इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो सारे का सारा उसका फोकस जो है महंगाई के ऊपर है। जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट दिया, आज वो भी पुकार के कह रहे हैं कि जितनी महंगाई आ जाए हम पछता रहे हैं कि हमने PTI को वोट क्यों दिया। ऑपोजिशन को जवाब देते हुए वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि FI आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात कर रही है, जो भी रिपोर्ट होगी सबके सामने आएगी। महंगाई की जो लहर आई, पहले आपको याद होगा अक्टूबर में और नवंबर में टमाटर की और प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर वो 1 महीने के बाद कीमतें जो हैं वो अब वापस नीचे आ गई। जनवरी के महीने में आपकी गंदम की कीमतों में और आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन जनवरी के ही महीने में 30 दिन के अंदर ये कीमतें भी वापस जो है अपनी सतह पे अब बड़ी तेज़ी से वापस आ गई हैं। बहुत सारे शहरों में आ गई हैं। सिंध में और कराची के अंदर अभी भी आटे की और गंदम की कीमत जो है उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज थी। वहाँ पे सिंध हुकूमत ने अपने स्टॉक्स की परचेजिंग नहीं की। ये मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, कोई मेरे यहाँ पे चैलेंज करके दिखाए, पंजाब ने की, सिंध ने नहीं की। तो फिर जो हमारे पास्को के गोदाम है, वफाक के गोदाम है, वहाँ से डिस्पर्समेंट्स की गई तमाम सूबों के अंदर बशमूल सिंध के, और हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि सिंध में भी जल्दी आटे की और रोटी की जो कीमतें हैं उसको नीचे लेके आया जाएगा। एक मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा ने एक इशू उठाया था कि FIA की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुई है इंक्वायरी हुई है चीनी के ऊपर और गंदम के क्राइसिस के ऊपर, और बिल्कुल होनी चाहिए, और देखना चाहिए कि उस इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ें सामने निकली हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला मंजर आम पे लेके आएंगे। हम्माद अजहर ने यह भी कहा कि जो महंगाई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही बात इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कही। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया था कि तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के असबाब की जामे तहकीकात का आगाज़ कर चुके हैं। कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मगर सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई के असल जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा भी या नहीं। सब्सिडी देने जैसे फैसलों से तो ज़ख़ीरा करने वालों की हौसला अफजाई होगी और इस तरह से शायद मसाइल बढ़ेंगे, उनके हल की तरफ जाना मुश्किल नजर आता है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। काबीना इजलास के अलावा आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई और काबीना में तो वज़ीर आज़म ने भी तस्लीम किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम पर बोझ बहुत ज़्यादा है। आपकी जो गवर्नेंस के हवाले से बात हुई है कि गवर्नेंस की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, अगले इलेक्शन में भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो आपकी इस बात से वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया और हुकूमत ख़ास तौर पर मजमूई तौर पर क्या समझती है कि ब्लेम गेम यानी कि पिछले अदवार को ही जिम्मेदार ठहराए
जाते रहने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी पर तवज्जो देनी पड़ेगी। आप काफ़ी हद तक एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा करते हैं। आपने काबीना में भी आवाज़ उठाई कि यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं देनी चाहिए सब्सिडी, बल्कि दीगर तरीक़ों से महंगाई को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है जिस तरह से आपने बयान किया है। पहली बात ये यहाँ पे बड़ी सिंपल असूल है कि अगर आपकी आमदन ज़्यादा होगी, ख़र्चे कम होंगे तो आपका घर खुशहाल होगा। अगर आपकी आमदन जो है वो कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो आपकी मुश्किलात होंगी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में आप कैसे कह रहे हैं कि पिछले अदवार जो हैं उनको ब्लेम आप ना करें। 2006 तक 1947 से लेके 2006 तक टोटल कर्जा 6 ट्रिलियन है। 10 सालों में ये कर्जा 24 ट्रिलियन उसमें इजाफा हो गया है। 2000 अरब रुपया हमें हर साल कर्जों के सूद में देना पड़ रहा है। तो जाहिर है हमारी जो खर्च है वो आमदन से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसमें जो बिजली की एग्जांपल अगर आप बात करें, चूंकि आप बड़े जिम्मेदार वजीर हैं, ये बातें ठीक होंगी, लेकिन जिस वजह से आज कैबिनेट में इजलास हुआ, सब्सिडी दी गई, वो चीनी की कीमत है, वो गंदम की कीमत है, उसके ऊपर बहरान है, उसके ऊपर नाअहली है, उनका तो इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है। डॉलर की कीमत से ताल्लुक नहीं है, बिजली से ताल्लुक नहीं है, डिवैल्यूएशन से ताल्लुक नहीं है, वो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं। और पिछले जो दौर अगर आप कह रहे हैं बदतरीन थे, या उनकी मिसाल आपकी हुकूमत देती है कि पहला साल मुश्किल होता है, आप ये PMLN का पहला साल देख लें, पीपल्स पार्टी का पहला साल देख लें, तो उनके दूसरे साल में तो सूरत हाल बेहतर हुई। और चीनी ही पे आ जाएं जिसकी वजह से गालिबन सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो उसकी कीमत तो पिछली हुकूमत खत्म होने तक 55 रुपए तक थी। फवाद साहब, आपकी हुकूमत आई और फिर जो हो रहा है कीमत के साथ वो सबके सामने। जो पिछली हुकूमत, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो इन्फ्लेशन तो 25% चला गया था ऊपर पहले साल में, और बाद में उन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया था जिससे कि उन्होंने दोबारा कर्जा लिया। ये बात आप पूरी बात सुनिए जुनैद, एक मिनट पूरी बात सुनिए कि ना दरमियान में सवाल कर देते हैं, उससे पूरा वो हल हो जाए, सारा मसले जो खराब हो जाता है। आपने दोबारा IMF का कर्जा लिया, कर्जे को फिर आपने खर्च कर दिया डॉलर को 100 रुपए के ऊपर, उस वक्त जो है और कम रखने के ऊपर। PMLN की हुकूमत ने आखिरी साल में 7 अरब डॉलर खर्चे रुपए को 100 रुपए के ऊपर रखने के लिए। अब आप जब पैसे इस तरह से लेके और इस तरह से ज़ाया करेंगे तो फिर जाहिर है कि आने वाली हुकूमतों को मुश्किलात आती हैं। अब जैसे अगर आप ये जो आप बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, तो 80% आपकी दालें कहाँ से होती हैं? 80% दालें तो आप इम्पोर्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है दालों की कीमत ऊपर गई। वीट का जहाँ तक मामला है, एक वीट है जो आप इम्पोर्ट नहीं करते हैं, और वीट का जो आपने इम्पोर्ट नहीं किया उसमें वफाक की हुकूमत का कोई उसमें कसूर नहीं है। सूबाई हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट थी। सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपए का धेले का वीट नहीं खरीदा। चीनी भी इंपोर्ट नहीं करती जी चीनी भी चीनी का इतना संगीन बहरान नहीं था। अच्छा, चीनी का इतना बहरान संगीन नहीं है। लेकिन जून 2013 में चीनी की दुनिया में आपको इल्म होगा 54 रुपए किलो थी। 2018 में भी 2018 में जब आपकी हुकूमत भी आ गई तो 55 रुपए फी किलो थी। अब ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक है, जब जनवरी 2020 में बढ़कर 75 से 83 रुपए हो गई है। नहीं, चीनी की जो कमी जो है वो नहीं है, कीमत में इजाफा जो है वो इसलिए हुआ है कि हमारी गन्ने की प्रोडक्शन इस बार कम है पिछले सालों से, और जब गन्ने की प्रोडक्शन कम हुई है तो उससे की कीमत जो है वो गन्ने की कीमत बढ़ गई है। और ये जो पैसा जो यहाँ पे गया है, अब जो जिस तरह से ये शुगर मिल एसोसिएशन ने आज 1 लाख टन जो है वो अब सब्सिडाइज जो चीनी है वो देने का वादा किया है। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि ये पैसा सारा काश्तकार को जो है वो गया है, क्योंकि गन्ने की प्रोडक्शन कम है और फिर फोटोसिंथेसिस की वजह से जो उसका रस है गन्ने में वो भी इस बार जो है वो कम है। ये तो एक गन्ने की कीमत तो फिक्स है, उसके ऊपर कॉस्ट भी सामने है। जब पिछले अदवार में जो अगर आपके हिसाब से कारकर्दगी ठीक नहीं थी और कर्ज लेके डॉलर को मैनेज किया जा रहा था तो आपने डॉलर भी खुला छोड़ दिया। फिर आप सर्कुलर डेट की बात करते हैं, वो भी उस वक्त से बढ़ के खैर ऊपर जा चुका है। इन दोनों चीज़ों का इससे ताल्लुक है नहीं। आपकी हुकूमत के चंद महीने में 70 से 83 रुपये होती है, उसको कंट्रोल भी आप नहीं कर पा रहे। फिर आपकी हुकूमत ने खुद ही सरकारी कीमत 70 रुपये मुकर्रर कर दी है। अब ये सब कुछ तब हो रहा है जब मशहूर ज़माना सिसिलियन माफिया या गॉडफादर्स मौजूद नहीं है या जेल में या मुल्क से बाहर हैं। आपकी हुकूमत है, आप लोग इक़्तिदार में हैं, तो इसके ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे?
आपने कहा कि सर्कुलर डेट जो है वो ऊपर जा रहा है। सर्कुलर डेट जो है वो 400 जो बिलियन उसके रुपीज़ के ऊपर था, वो पिछली हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने वो जो पैसे थे कर्ज लेकर के कंपनीज़ को जो है वो ज़ीरो कर दिया, वो कर्जा हुकूमत के लिए छोड़ गए। जो इस वक्त सर्कुलर डेट में इजाफा था जब हमने हुकूमत इनहेरिट की थी, वो 38 अरब रुपया महीना सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। हम उसको कम करके 11 अरब के ऊपर ले आए हैं और अगले 6 महीनों में इसको हम ज़ीरो पे ले जाएंगे। लिहाजा सर्कुलर डेट के ऊपर तो आपकी जो बात है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो आपने बात की है कि चीनी के जो मामले के ऊपर उसका ताल्लुक जो है, ये आपने उसका हल निकाला है, वो आपने कोई कलेक्शन करके तो नहीं किया, आपने कीमतें बढ़ा दी, महंगाई कर दी, बिजली महंगी कर दी, उससे आपने पैसे अदा कर दिए। आपका इसमें कमाल तो नहीं है कोई? नहीं, ये भी आपकी बात गलत है। इसलिए आपकी बात गलत है कि 133 अरब रुपए के 133 अरब रुपए के लाइन लॉसेस जो हैं उनमें रिकवरी की गई। बिजली की जो चोरी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई और उसके साथ कीमत में नहीं, बिजली तो महंगी होनी है ना। जो नवाज शरीफ एंड कंपनी जो आपके जो फॉर्मर गवर्नमेंट है वो जिस तरह के मुआहदे कर गई जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा बना करके दे के गई है, उस वक्त भी टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी उन्होंने भी ये कह रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि जनाब ये बिजली की कीमत आप बढ़ाएंगे और बहुत बढ़ जाएगी जिस तरीके से आप मुआहदे कर रहे हैं। बाकी लोग भी जो है वो बता रहे थे। तो जो उस वक्त लोग जो भी थोड़ी अकल रखते थे कैपेसिटी डिस्चार्ज का काफ़ी तफसीली मामला है। जिन इशूज़ को आप मान रहे हैं उसमें आप देखें जनवरी में महंगाई की शरह 14.6% हो चुकी है। अब ये 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई की शरह है, फूड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो 24% तक पहुंच गई है। तो अब उंगलियां उठ रही हैं वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद साथियों पे। उसमें कई नाम लिए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म पर इसका नाम आएगा? क्योंकि वो खुद कहते रहेंगे जब सियासतदान कारोबार में आएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इससे फिर आवाम का नुकसान होगा, ये खदशात मौजूद रहते हैं। आपको नहीं लगता इस वक्त हो रहा है आपकी हुकूमत में, आपके प्राइम मिनिस्टर के नीचे? प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द किसी आदमी के ऊपर भी कोई उंगली जो है वो नहीं उठ रही, और ना ही प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सवाए इसके कि जो शुगर मिलें हैं 3 लोगों की, हुमायूं साहब की, जहांगीर तरीन साहब की और अपने खुसरो बख्तियार की, इन 3 के अलावा किसी और की जो है वो शुगर मिल भी नहीं है। इनका शेयर भी पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में बाकी सब लोगों से ज़्यादा है मिला के फवाद साहब। वो ज़्यादा होगा शुगर का, लेकिन एक शुगर के ऊपर जो है वो इनका है, वो उन्होंने अपनी बात क्लैरिफाई कर दी है। और आप जाके जो है वो शुगर मिल एसोसिएशन से बाकियों से भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों ने मिल करके कुछ चीनी महंगी की है तो आपका काम है वो सबूत लेके आए। उसके ऊपर FIA ने वीट के ऊपर भी पूरी की है, वो उसके ऊपर भी पूरा करेंगे, आप उनको सबूत देंगे और मोर देन वेलकम टू डू दैट। सिर्फ टीवी पे बैठ के बात ना करें। तीसरी आपका काम है, आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात में काबीना इजलास में बात नहीं हुई कि कौन लोग जिम्मेदार, इल्जाम लगा रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब का, नाम लिया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब का, खुसरो बख्तियार साहब का। वो इस मुल्क में शुगर की इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं मिला के फवाद साहब, आप और मैं नहीं हैं। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जब आप टीवी पे बैठ के एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको एविडेंस होनी चाहिए आपको अपने इल्ज़ाम को सप्लीमेंट करने के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सबूत है कि इन्होंने मैनिपुलेट की है कीमत को, आपको डेफिनेटली हुकूमत को और FIA के पास भी जा सकते हैं, हुकूमत को भी लिख सकते हैं, या आप अपने सबूत अपने टेलीविजन के ऊपर दे दीजिए, हम वहाँ से ले लेंगे। हुकूमत में लेकिन सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत में आप हैं तीसरी और इंपॉर्टेंट तहकीकात हम बात, करेंगे। आगे चलते हैं जरा, आगे चल नहीं, तहकीकात नहीं, आपने इल्ज़ाम लगाया ना, बेसिक सबूत तो आप देंगे ना कि आप ये तो नहीं टीवी पे बैठ के आप बात कर देंगे उसके बाद आपके पास होगा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट आगे जरा इससे आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर आपके पास है कुछ नहीं है? नहीं, इसके पास मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं सिवाय इसके कि हुकूमत ने काम नहीं किया। इन सब लोगों के ऊपर आवाज उठ रही है और आपके वुज़रा तक ने कहा, कल सदर मुमलिकत तक ने कह दिया कि गंदुम के मामले पर भी नाअहली बरती गई है। और जिस तरह से मजमूई तौर पर 6 लाख टन गंदुम बरामद की गई, 48,000 टन गंदुम बरामद तब हुई जब आपकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी गंदुम बरामद। तो हुकूमत तो फिर किसी चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। आप सवाल उठाएं तो आप बुरा मना रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाया। शेख रशीद साहब ने जो कुछ कहा गंदुम और चीनी के मामले पे वो भी सबके सामने, तो ये सब लोग हुकूमत का हिस्सा हैं। गुलाम सरवर साहब भी कह चुके हैं इस मामले में, ठीक है ना। तो अब ये हालात आ गए कि हुकूमत 3 लाख टन गंदुम बरामद करने का फैसला कर रही है और खुद विफाकी वुज़रा इस पर एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये कौन लोग कर रहे हैं जिनको आप रोक नहीं पा रहे?
अच्छा, पहली बात तो है जुनैद कि आप सवाल तो कर नहीं रहे हैं, आप तो तबसरे कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूं। जब फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप इन तबसरों को सब्सटेंशिएट करें किसी एविडेंस से, वो आपके पास होती नहीं है। सवाल ही कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नए पाकिस्तान में तो लोगों के लिए चीजें सस्ती होनी थी, फूड इन्फ्लेशन 24% कहां से पहुंच गई? भाईजान इतनी लंबी अगर आप बात करेंगे और मुझे 30 सेकंड भी नहीं देंगे रिस्पॉन्ड करने का, तो फिर तो वो मोनोलॉग हो जाएगा ना, फिर तो बात करने के लिए सवाल हो रहा है। देखिए, पहली बात ये है, हाँ, बात यह है कि जो आपने फॉर एग्जांपल कहा कि वीट के ऊपर जो है वो इनकॉम्पिटेंस है, मैंने पहली अपनी लाइन में आपसे ये अर्ज किया कि जो वीट के ऊपर मामला है वो प्रोविंसेस ने अपनी जो जिम्मेदारियां अदा जिस तरह से करनी चाहिए थी उस तरह से उन्होंने नहीं की हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने तो देखना यह था कि इतनी वीट की हमें ज़रूरत है और इतनी वीट जो है वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। हमने सारी प्रोविंसेस जो है उनको दे दी। अब सिंध गवर्नमेंट की अगर आप मिसाल लें, सिंध ने ₹1 की एक धेले की गंदम जो है वो प्रोक्योर नहीं की है, तो अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर है? सो इंपॉर्टेंट ये है कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो एक प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन का मसला हल किया है, जिस तरीके से अब हम नैब लॉ के ऊपर आगे चल रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन इसके ऊपर भी बैठेगी और हम जो 18वीं तरमीम में जो कोऑर्डिनेशन के गैप्स रह गए हैं हम उनको फिल कर सकें। तो फवाद साहब, चीनी की कीमत ₹55 किलो से ₹83 किलो तक पहुंचने में कोई फायदा नहीं उठा रहा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसमें अगर कैटलाइजेशन है, अगर इसमें कोई मैनिपुलेशन है, उसका अगर आप सबूत देते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर तहकीकात कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत इसके लिए तहकीकात नहीं करेगी। जो शुगर मिल एसोसिएशन है उसका वर्जन ये है कि जनाब आप देख लीजिए, जो हमारी जो क्रॉप की जो एरिया है वो कितना कम हुआ है, क्रॉप का जो उसकी जो पैदावार है वो कितने जो है वो नीचे गई है। उसके बाद आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि आलमी मंडी में इस वक्त क्या हालात है, हमारे पास क्या हालात हैं। अगर आपके पास कुछ भी सब्सटेंटिव इशू है तो आई इनकरेज यू टू इसको आप लेके आए, इंशाल्लाह उसके ऊपर तहकीकात करेंगे। ठीक है फवाद साहब, आखिरी बात, टैक्स के इशू पर हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्योंकि किसी भी तरह से कामयाबी जो हदफ मुकर्रर किए थे उस पर मिल नहीं पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था जिस वक्त तो वज़ीर आज़म नहीं थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो 4000 अरब से 8000 अरब रेवेन्यू हो जाएगा। शब्बर ज़ैदी लंबी रुखसत पे जा चुके हैं, 350 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है, IMF की रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही। तो आप वज़ीर आज़म ने कहा था कि ईमानदार क़यादत हो तो लोग टैक्स देते हैं, तो अब क़यादत ईमानदार नहीं है या क़यादत ईमानदार होने की वजह से लोग टैक्स देते नहीं हैं, इसके लिए कुछ और तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आज मुझे आपके हर सवाल के जवाब में आपको करेक्ट करना पड़ रहा है, जो उमूमी तौर के ऊपर आप नहीं करते, आप की जो है वो बड़ी अच्छी तैयारी होती है। वज़ीर आज़म ने यहाँ पर ये नहीं कहा था कि वो 8000 अरब टैक्स कर देंगे जो आपको मुझे ठीक करना पड़ा? नहीं, मुझे आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पिछले साल से इस साल उनकी ये गुफ्तगू मौजूद है हमारे पास, 17% इजाफा हुआ है। नहीं, थोड़ी मेरी बात सुन लो ना। पिछले साल से इस साल जो इजाफा है वो 17% टैक्स कलेक्शन में इजाफा जो है वो अभी तक जो है वो हो चुका है और इंशाल्लाह जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं इसमें मजीद आप पिछली दोनों हुकूमतों से पीछे हैं। पिछली दोनों हुकूमतों में 20% इजाफा हुआ है, आपने खुद ही अभी 17% बोल दिया, तो आप तो काफी पीछे हैं उनसे। नहीं, एक सेकेंड जरा बात तो सुन लो ना। अभी तो खैर अपना महीने भी तो 6 हुए ना। आखिरी बात सिर्फ मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त 18 महीने हो चुके हैं पाकिस्तान की, नहीं इस साल के टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूँ भाई, जो इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन जो है वो इस साल होने जा रहा है, तो इसके ऊपर तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, जो पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की नेगेटिव ग्रोथ थी टैक्स रेवेन्यू में, उसके ऊपर भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इस साल को तो करो ना, पिछले साल को तो पिछले साल को किस खाते में सेलिब्रेट करें? इस साल की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल आपकी हुकूमत नहीं थी, हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो कलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह होगी। चले, पिछले साल भी आप ही की हुकूमत थी, उसको सेलिब्रेट करने का भी आवाम को बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी प्रोग्राम में वक्त के लिए। हम अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। प्रोग्राम में अभी बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, जो गैर यकीनी की सूरत हाल में थी, लेकिन ये सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हुई है सियासी हवाले से, चूँकि इत्तेहादियों से हुकूमत को जो खतरात थे अब वो टलते नज़र आ रहे हैं। खदशात का इजहार करने वाले अब खामोश हो गए हैं। वो इत्तेहादी जो कल तक गवर्नेंस के मामले पर तहरीक इंसाफ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, जारहाना बयानात दे रहे थे, कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे, अब वो फिर से हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं। मुतालबात
तस्लीम होने के बाद या जो कुछ भी उनको इस सिलसिले में मिला है, काफ लीग और तहरीक इंसाफ में पैदा होने वाली दूरियां खत्म हुई हैं। दोनों जमातों ने बाहमी मशावरत के जरिए साथ चलने का ऐलान किया है। अब गुज़श्ता रोज़ हुकूमती कमेटी और काफ लीग के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ये खबरें आई कि काफ लीग को हुकूमत की तरफ से तरक्याती फंड्स जारी किए जाएंगे और पंजाब में अहम अफसरान की तकर्रुरी पर काफ लीग की तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM जो अपने मुतालबात पूरे ना होने पर काबीना से अलहदा हुई थी, वो भी खामोश है। हुकूमत मुतमईन है कि तमाम इत्तेहादी जमातें साथ हैं और हुकूमत को किसी से अब खतरा नहीं है। इस हवाले से कल हुकूमती कमेटी के रुकन परवेज़ खटक ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि सब ठीक है। हम पहले से साथी है, अब भी साथी है, आइंदा भी साथी रहेंगे। तो ये गलतफहमी हम दूर करने आए थे कि हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है, मामूली इश्यूज़ थे, कुछ मसले ऐसे थे जिसको मिल बैठ कर डिज़ॉल्व करना था, वो भी बातें हो गई। मुल्क में ये गलतफहमी दूर हो गई कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं है, हमें छोड़ के जा रहे हैं। ना ये जा रहे हैं, ना MQM जा रहा है, ना बड़ी जा रही, कोई पार्टी भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आते रहते हैं, घर में भी आते रहते हैं। वो हमने खुशअस्लूबी से तय कर लिए और यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा 3 साल ये इत्तेहाद जारी रहेगा। क्या हुकूमत को वाकई अब इत्तेहादी जमातों से कोई खतरा नहीं है? अचानक पैदा होने वाले इस मफाहमती फ़ज़ा के पीछे कौन से अहम मामला चल रहे हैं? इसी हवाले से करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब से। इरशाद भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। MQM तो कहती थी कि उसको तरक्याती फंड्स दरकार हैं कराची के लिए, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही या नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन काफ लीग का मौक़िफ़ काफ़ी मुख्तलिफ था। वो कहते थे आवाम की तरफ तवज्जो दें, आवाम की वेलफेयर करें, आवाम के हालात बेहतर करें, यही वजह होगी कि हम हुकूमत के साथ होंगे या नहीं होंगे। अब वजारत तो उन्होंने अभी नहीं ली, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ गई, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, गंदम नायाब हो गई, टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो पा रहा। वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम पर बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये काफ लीग का ये इत्मीनान, इसके पीछे क्या अनजान वजह है, क्या खुशी है जिसकी वजह से वो इतने मुतमईन हो गए हुकूमत? आपको कुछ अंदाज़ा हुआ है सिर्फ फंड्स का मामला था, तरक्याती फंड्स? देखिए, पहली बात तो ये कि MQM की बात कर लेते हैं। MQM अल्लाह के फजल से और जिस हुकूमत के साथ भी होती है, और वो होता है मसला होता है कराची का, कराची काम का, कराची के मसाइल का। और पिछले 35 साल से कराची वहीं है, मसाइल बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, आवाम वहीं रुल रहे हैं। और MQM के अल्लाह के फजल से जो एक मिडिल क्लास की जमात थी, उनके बहुत सारे लोग अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो आपको पता है। और ये इसी तरह चलता रहेगा कराची के अवाम पर, कराची के मसाइल पर, कराची के लोगों पर, और बस इसी तरह ही आगे चलता रहेगा। और वो जो पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर नहीं शहर चलता तो ठेके पे दे दो। इसी तरह आप पंजाब में काफ लीग की यहाँ तक बात ठीक थी कि जो आपने एक कमेटी बनाई थी, जो उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा 10 नुकाती हुआ था, उस पर 5 मीटिंग्स हुई थी कमेटी की। जहांगीर तरीन साहब, परवेज़ खटक साहब और अरबाब शहजाद, उन 5 मीटिंग्स की जो मिनट्स थे उन पर अमल दरामद से पहले ही या थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ था, आपने दूसरी कमेटी बना दी तो उन पर अमल दरामद किया जाए, वो हो गया। लेकिन बात बेसिकली ये है कि इत्तेहादी साथ हैं, मगर क्या हुकूमत महफूज है? नहीं। हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत की गवर्नेंस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप महंगाई देख लें, वो एक अलहदा है। IMF के साथ वो देख लें, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो एक अलहदा इशू है। गवर्नेंस के एक अलहदा इशू है। 6 ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, 2 ग्रुप हैं ब्यूरोक्रेसी में। ज़्यादातर उनकी आपस में जो बाहमी लड़ाइयाँ हैं उनमें ही वक्त गुजरता है। अब वक्त आ गया है। आपने इमरान साहब एहतसाब के नाम पे आए थे, होप के नाम पे आए थे। होप क्या आपने आवाम को दी? आपके जो वादे दावे नारे थे, वो जो नया सूबा था, 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरियां थीं और आवाम की ज़िंदगियां आसान बनाना था, उनमें कितना हुआ? एहतसाब आप चलो छोड़ दें, आप मेहरबान अदालतें हैं, मेहरबान मुआशरा है, उसको एक तरफ रख दें। लेकिन बात बेसिकली ये है कि आप डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आपकी डायरेक्शन सही है, नहीं सही है। आपको अपनी डायरेक्शन सही, इस टीम के साथ डिलीवर कर पाएंगे? मेरा बिलीव है कि नहीं कर पाएंगे। आपको टीम बदलना पड़ेगी, आपको खिलाड़ी बदलना पड़ेंगे। आप पहले 1.5 साल की जो सीरीज़ हुई, जो वनडे मैचेस हुए, जो 2020 मैचेस हुए, जो टेस्ट मैचेस हुए, उनमें आप हारे हैं। अब आपको जीतना होगा अगर आपने इस टूर्नामेंट में रहना है। ये 5 साल टूर्नामेंट है ये, वरना आप क्वार्टर फाइनल से आउट हो जाएंगे, आगे सेमीफाइनल या फाइनल की तरफ नहीं जाएंगे। बात बेसिकली ये है कि
कि आपको आपने कहा था माफिया को, क्या आपको बना पड़ेगा? प्लीज आप बताएं इस कौम को कि आटे के पीछे कौन था। बड़ी साहब, ये जो महंगाई के मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, उस पर तो तहरीक इंसाफ चैलेंजेस का सामना है। ऑपोजिशन के किरदार के हवाले से भी किसी किस्म के चैलेंज का सामना होगा हुकूमत को? मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं, उनका ये जमात साथ ही नजर नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपोजिशन अल्लाह के फजल से, उससे दो जुमले मेरे वो है, आप जो माफियाज हैं हुकूमत के अंदर, माफियाज को आपको बताना पड़ेगा कि हुकूमत के अंदर कोई माफिया मौजूद है कि नहीं है, और माफियाज को शिकस्त देना पड़ेगी, आवाम को रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा। और ये अब 2020 है। दूसरी बात, जो अपोजिशन है अल्लाह के फजल से हुकूमत फिर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, अपोजिशन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो को इज्जत दो दफन हो चुका, इनकलाब दफन हो चुका, मज़ाहमत दफन हो चुकी। ख्वाजा साहब फरमा चुके कि सिलेक्टर से हमारी मुराद थी जहांगीर तरीन शेख रशीद। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके कि खिलाई मखलूक से हमारी मुराद फ़ौज नहीं थी। और इस मरतबा जो वोट दिया है वो नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला। कुरान पर हल्फ जो लिया उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से, वो उसके अलावा है। फजल रहमान साहब ABCDFGH सारे कर चुके हैं, प्लान्स बिल्कुल फेल है। वो एक फेस सेविंग चल रही है, एक वो बाकी चल रही है। पीपल्स पार्टी का कोई इसमें नहीं है। तकरीरें सुन लें, बयानात सुन लें और गुफ्तगू सुन लें, उनका महंगाई से कोई तल्लक नहीं है। वो सारे अपने अपने केसों में फंसे हुए थे, अपने अपने केसों के चक्कर में थे, और बहुत सारा उन्होंने अचीव कर लिया, बाकी अचीव करने के चक्कर में है। 25 वॉल्यूम्स को हटाने के दबाने के चक्कर में, 10 वॉल्यूम्स को दबाने के चक्कर में है। आवाम, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो टमाटर, आटा, शुगर, ये सिर्फ तकरीरें हैं। ये आप 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो भी अपोजिशन में है। उन्होंने 12 साल में सिंध में क्या कर लिया है कि वो मर को उठा कह रहे हैं। आपको पता है एक जुनेद कि सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस का खर्चा 2 बरादरान का, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, कितना था? 1413 करोड़ जो कौमी असम्बली में बताया, 1413 करोड़, यानी इनकी सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस का खर्चा था। खुदा के लिए ये कहां से आए थे लोग? ये किन की हिफाजतें हो रही थी? ये हम रुल रहे हैं, हमें टीका नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में, हमें यूटिलिटी स्टोर पर जो दाल मिलती है वो गलती नहीं है, 6-6 घंटे लगते हैं वो दाल गलती रही है। 4 किस्म का घी है वो ले लो। टमाटर कह रहे हैं कि इत्तेहादी भी खुश हैं हुकूमत से, ऑपोजिशन इतना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन जो असल मुहासबा है हुकूमत का, उसके लिए चैलेंज वो गवर्नेंस होगी, आवाम के मसाइल होंगे। महंगाई है, चीनी, आटा, दालें, दीगर खाने पीने की अशिया जो शिद्दत से महंगी हो रही हैं, उस पर अगर हुकूमत काबू नहीं पा सकी तो उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्राम में भी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जबकि इससे पहले 6 फरवरी को हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस में नायब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी थी, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के इसी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली थी। मगर आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में जमानत ना होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी, और आज इस केस में इनकी जमानत मुस्तरद हो गई है। हमजा शहबाज को गुज़श्ता साल 11 जून को नैब ने गिरफ्तार किया था। इन पर रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने और आमदनी से ज़्यादा असासों के इल्ज़ाम लगाए गए थे। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आमदनी से ज़्यादा असासों की केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की। तो दौरान समाअत जजेस मुसलसल हमजा शहबाज के ज़राए आमदन से मुतालिक पूछते रहे, मगर हमजा शहबाज इस हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। समाअत के आगाज़ पर नैब ने अपना जवाब जमा करवाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। हमजा शहबाज के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में बैरून मुल्क से पैसे ट्रांसफ़र हुए, उनके असासों में इजाफा हुआ। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि उनके मौक़िल पर मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का इतलाक नहीं होता। चेयरमैन नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके मौक़िल के वारंट जारी किए। इन दलाइल पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी सारी बातें हम मान लें तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही ख़त्म हो जाएगा, जिस पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून का इतलाक तब होगा जब जुर्म होगा। लार्जर बेंच के फैसले के तनाजुर में हमजा शहबाज पर इनका इतलाक नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न में हर चीज़ बता दी। जजेस ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि हमजा शहबाज के असासों में इजाफा कब हुआ, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 2018 में 41 करोड़ का इजाफा हुआ, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने एतराज़ उठाया।
उन्होंने अदालत को बताया कि नैब प्रोसिक्यूटर गुज़श्ता 15 साल का इजाफा बता रहे हैं। इस मामले पर भी अदालत की मावनत करनी है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने असासों में इजाफे के ज़राए के बारे में भी बताना है। अदालत को मुतमईन करें कि असासों में इजाफे के ज़राए आखिर क्या है, जिस पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि हमजा शहबाज के तमाम असासे डिक्लेयर्ड है, जबकि टैक्स रिटर्न्स भी मौजूद हैं और FBI के रिकॉर्ड में तमाम तफसीलात दर्ज है। जिस पर जजेस ने दोबारा कहा कि हमने सीधा सवाल पूछा है, आप इन पैसों का सोर्स बता दें। जिस पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि इनकम टैक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौजूद है। इस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आप अभी तक मुतमईन नहीं कर सके कि इन पैसों का सोर्स क्या है। जिस पर वकील सफाई ने जवाब दिया कि हमजा शहबाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, ना ही उन्होंने किसी से रिश्वत ली। जिस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हम आप पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हमजा शहबाज के वालिद 3 मरतबा वज़ीर आला रहे, क्या ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होना कम है? इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने असासों की तफसीलात बताई और उनका कहना था कि सन 2000 में इस फैमिली के असासे 6 करोड़ थे और 2009 में 68 करोड़ के असासे हो गए। 2009 से हमजा शहबाज के असासों में इजाफा होना शुरू हुआ है। 2008 तक रकम हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट में आती थी और 2009 के बाद बैरून मुल्क से रकम हमजा शहबाज की वालदा, बहन और उनके भाई के अकाउंट्स में आती रही है। जिस पर अदालत ने सवाल किया कि अब तक कितने मुल्ज़िमान ट्रेस हुए हैं, जो पैसा आया क्या वो डायरेक्ट अकाउंट में आया है? जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि तमाम पैसा ज़ाती अकाउंट्स में आया है। सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में 1.5 अरब से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है। 55 करोड़ राबिया इमरान के अकाउंट में आए और ट्रांसफ़र हुए। पैसे गिफ्ट की मद में हमजा शहबाज के अकाउंट में भिजवाए गए। जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि मुमकिन है कि इस सालगिरह पर तोहफे दिए हों। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि जिन रिश्तेदारों का नाम ले रहे हैं ये केस उनके खिलाफ नहीं है। इस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि रिश्तेदारों के अकाउंट से हमजा के अकाउंट में पैसा आया है तो इसका ताल्लुक तो बनता है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दिया। अहम बात यह है कि इससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर की थी और नैब पर बरहमी का इजहार किया था, मगर आज उसी बेंच ने आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में हमजा शहबाज की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद की है। हमजा शहबाज अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद ज़राए आमदन से मुताल्लिक़ अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हम बात करेंगे हमजा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ से। आज़म साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ हमजा शहबाज कहते हैं उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अब जब अदालत उनसे सवालात पूछती है उनके ज़राए आमदन से मुताल्लिक, एक दफ़ा नहीं कई बार पूछा, आज की समात में भी, तो फिर वो मुतमईन नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर ये इंतकामी कार्रवाई है तो आप ज़राए आमदन बताएं, उसकी तफसील सामने लाएं और आप साबित कर दें कि आप लोगों का कोई कसूर या गुनाह या आपका कोई जुर्म नहीं है। मैं बतौर वकील समझता हूं कि जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं वहां पे इत्मीनान हो जाना चाहिए। हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा तैयार किया गया उसमें 2 तरह की एलिगेशंस लगाई गई। एक तो ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। हमारे जो सीनियर काउंसल हैं सलमान असलम भट्ट साहब, आज वो लीड काउंसल थे इस केस के, और उन्होंने बड़े तफसील के साथ तमाम लीगल प्रोविजंस को सामने रखते हुए अदालत के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं ये 2000 से पहले ऑर्डिनेंसेस की सूरत में आए और वो लैप्स कर गए और इसका जो इस्तेमाल है वो रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे जाके नहीं किया जा सकता। हमजा शहबाज की जो कोई बाहर से आए हुए पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं वो ना सिर्फ इकनॉमिक रिफॉर्म लॉज जो हैं जो कि फॉरेन रिमिटेंस के ऊपर लागू होते हैं टैक्सेशन के हवाले से, उनके तहत वो वैलिड अमाउंट्स थी, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉज उस पर अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि वो 2010 से पहले के हैं। दूसरा इल्ज़ाम उन पे ये है कि उनके असासा जात जो हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है 2002 से लेके 2018 के दरमियान, और ज़्यादा अमाउंट्स जो उनको एट्रीब्यूट की गई वो 2002 से लेके 2008 तक थी, जबकि उनके पास आज़म साहब जब अदालत ने सोर्स के बारे में पूछा तो आपने कहा FBR में रिकॉर्ड में मौजूद है, तफसील पहले से डिक्लेयर्ड है। अदालत ने फिर भी रिमार्क्स में कहा कि हम सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर बता दें, तब भी नहीं बताया गया, इस बारे में जवाब नहीं दिया गया। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में एक कानून राइज है। जब पाकिस्तान में ये एटमी धमाके के ख़ास तौर पे बाद जब आपके फॉरेन एक्सचेंज का क्रंच आया तो गवर्नमेंट ने, उससे पहले भी पॉलिसीज़ थी और फिर उसको रीइटरेट किया और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से कानून मुतारफ़ किया गया
कि अगर आप बैरून मुल्क से ज़र्रे मुबादला पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, तो उसको आप वाइट मनी के तौर पे आपके पास होता है, यानी कि उसके ऊपर आपसे उस हवाले से ये कहना कि जी ये वैलिड अमाउंट्स नहीं हैं, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब इनकी फैमिली के बिजनेसेस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं। हम तो अदालत के रिमार्क्स की रोशनी में जानना चाह रहे हैं आजम साहब, आखिर बताने में हर्ज क्या है? कानून का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आपको? इस बात को छुपाना चाहते हैं आप? यहाँ तक कहा कि वज़ीर आला जो वालिद हैं हमजा शहबाज के, वो 3 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं। इस हवाले से जिम्मेदारी आती है कि माली नज़्मो नस्क सीधा और खुला होना चाहिए। जुनैद देखिए, एक बात मैं बड़ी वजाहत से करना चाहता हूँ। चीज़ों को जब हम ट्विस्ट करके सामने रखेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। 2 तरह की सिचुएशंस हैं इस केस में। नंबर 1 ये है कि हमजा शहबाज ने 2008 से पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। हाँ, उनके वालिद थे, और 2002 से 2008 तक वो एग्ज़ाइल में थे और हमजा शहबाज पाकिस्तान में थे, और जो उनके हालात थे वो सब के सामने हैं। हमने टैक्सेशन लॉज के तहत अपनी टैक्स रिटर्न्स में भी वो अमाउंट शो की हुई हैं, वो किस मुल्क से आई ये भी बताया हुआ है। अब जब ये बात आई तो ये नॉन सोर्सेज बन गए। अब ये नैब की जिम्मेदारी है। हमने ये 10 दफ़ा आर्ग्यू किया है कि नैब ये बताए कि ये रकम आया रिश्वत सतानी की है, ये रकम आया किसी नाजायज़ काम करने के नतीजे में इकट्ठी की गई है। हमने तो अपना सोर्स बताया, टैक्सेशन लॉज के तहत अपनी टैक्स रिटर्न में लिखा कि मुझे फलां बैंक के ज़रिए दुबई से या जद्दा से या लंदन से, जहां पे मेरे फैमिली के अदालत ने कहा कि आपकी सब बातें मान ली जाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही फिर कानून खत्म हो जाएगा। तो आपकी अगर मैं अब ये सारी बातें मान लूं तो फिर तो ये आपसे कोई जवाब ले ही नहीं सकता, क्योंकि जब वालदा और भाई के अकाउंट की बात आई तो भी ये कहा कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनके खिलाफ केस नहीं है। तो फिर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उन लोगों के अकाउंट से हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी रकूमात आई हैं, तो ताल्लुक तो बनता है। इससे भी आप इनकार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल तस्लीम करते हैं, और मैं एक कदम आगे जाऊंगा। ये बताइए कि क्या वालिदा या भाई के अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में रकम आए तो क्या ये रिश्वत है? ये तो अदालत ने खुद कह दिया रिमार्क्स में कि रिश्वत का तो इल्जाम ही नहीं लगा रहे वो आपसे, वो तो जराए जानना चाहते हैं आमदन के। जराए बताएं, उन्हें यह भी बताया कि इनके फैमिली बिजनेसेस कब और कहां आगे का लाएमल क्या होगा जमानत मुस्तरद होने के बाद? देखिए, अभी तफसीली फैसला आएगा। उनकी लीगल टीम जो कि सलमान असलम भट्ट साहब हैं, मैं हूं, अमजद परवेज़ साहब हैं, हम लोग बैठ के फिर उस पर मुशावरत करेंगे। उनकी फैमिली से भी मुशावरत होगी, हमजा शहबाज से भी। हमारा बहुत अच्छा केस है, सुप्रीम कोर्ट के लिए इंशाअल्लाह उल अजीज़ हम ज़रूर जाएंगे, उनकी बेल फाइल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अदालत के बार बार पूछने पर भी, इस्तफसार पर भी हमजा शहबाज उनके वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके ज़राए आमदन से मुताल्लिक़। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक मुख्तसर ब्रेक। भारत में नई दिल्ली के रियासती इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के बावजूद बीजेपी को शिकस्त और आम आदमी पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 नशिस्तें हासिल कर पाई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रियासती इंतखाबात में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी हासिल की है और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमात की कामयाबी को भारत की कामयाबी करार दिया है और कहा है कि दिल्ली वालों ने कारकर्दगी को चुना। आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है और बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं भारतीय चैनल ZTV से वाबस्ता सहाफ़ी ने दिल्ली के वोटर्स की साख पर सवालात उठा दिए और कहा कि ये बेपरवाह सुस्त लोग हैं जिन्हें बड़े कौमी मसाइल की कोई फिक्र ही नहीं। भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों को भी भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हजम नहीं हो रही और वो इन नताइज का कसूरवार भी दिल्ली की आवाम को करार दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल दिल्ली की आवाम ने नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया है। वो दिल्ली जहां गुज़श्ता आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त खत्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।